Hello friends, as usual 10 more sentences are before you with error on the screen. So let us move to find out the errors and enrich the knowledge. Friends, first sentence है 3 years have passed then my mother died of typhoid. Once again, 3 years have passed then my mother died of typhoid. हिंदी 3 years have passed, 3 साल गुजर चुके हैं. हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, 3 साल गुजर चुके हैं. देन माई मदर डाइड ऑफ टाइफाइड, है ना. मेरी माँ टाइफाइड से मरी, उस समय को 3 साल पूरे हो चुके हैं. देखिए, डेथ एक निश्चित ईयर, निश्चित मंथ, निश्चित डे और निश्चित टाइम पे हुई है. इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस का यूज किया जाएगा. तो वी हैव टू डिलीट देन एंड इन प्लेस ऑफ इट वी हैव टू इंसर्ट सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात चल रही है. नाउ द सेंटेंस इज राइट. क्लियर. 3 years हैव पास्ड, 3 साल गुजर चुके हैं. सिंस माई मदर डाइड ऑफ टाइफाइड, जब मेरी माँ की डेथ हुई उस समय को आज 3 साल हो चुके हैं. तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो देन डिलीट करेंगे, सिंस को इंसर्ट कर देंगे. नाउ द सेंटेंस इज राइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज हरी एज वेल एज सुशीला आर एब्सेंट टुडे फ्रॉम द क्लास फ्रॉम द सेकेंड पीरियड. वंस अगेन, हरी एज वेल एज सुशीला, हरी एज वेल एज सुशीला आर एब्सेंट टुडे फ्रॉम द क्लास फ्रॉम द सेकेंड पीरियड. हिंदी, हरी साथ ही साथ सुशीला आर एब्सेंट टुडे, आज वो अनुपस्थित हैं. फ्रॉम द क्लास, क्लास से. फ्रॉम द सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड से. दो व्यक्तियों की क्लास से अनुपस्थिति की बात की गई है. फ्रेंड्स, इंग्लिश का एक यूज होता है, मैं पीछे भी बोल चुका हूं, ध्यान से सुने. जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में, जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज आ जाए या इन एडिशन टू आ जाए या विथ आ जाए, whenever as well as in addition to with, इन तीनों में से कोई भी दो सब्जेक्ट के बीच में अगर आता है, इन सच ए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट. फिर सुनिए, हरी एज वेल एज सुशीला, दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज आ रहा है. यहाँ पे इन एडिशन टू भी आ सकता है और विथ भी आ सकता है. तो जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में इन एडिशन टू आए या विथ आए या एज वेल एज आए, ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के यूज किया जाता है. तो हरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं आएगा. वी हैव टू डिलीट आर एंड इन प्लेस ऑफ इट वी हैव टू इंसर्ट इज. ये एक यूज है इंग्लिश की दुनिया का. सो व्हेनेवर बिटवीन टू सब्जेक्ट्स इन एडिशन टू एज वेल एज एंड विथ आ जाए, इन सच ए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज यूज एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट. यानी ये जो इज आ रहा है ये हरी को देख के आ रहा है. क्लियर. अगर यहाँ मान लो प्लूरल होता है तो यहाँ आर से ही माना जाता है. सो एज वेल एज आ गया है, इसलिए एज वेल एज या इन एडिशन टू विथ आता है दो सब्जेक्ट के बीच में, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लगता है. हरी इज सिंगुलर, तो हम आर को डिलीट करेंगे, इज लगा देंगे. तो याद रखिए, जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में ये तीन में से कोई भी एक मतलब जो चीज़ आ जाए इन एडिशन टू एज वेल एज विथ, आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार लगाना है.
तो बोलते टाइम ध्यान रखना है, लिखते टाइम ध्यान रखना है, और जब कभी एरेस्पोर्टिंग हुई चीज़ पूछी जाए तो इसका ध्यान रखें और एज पर फर्स्ट सब्जेक्ट्स हेल्पिंग अप यूज़ किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, हार्डली हैड आई गॉन देयर, हार्डली हैड आई गॉन देयर, मोहन कॉल्ड मी फ्रॉम द थर्ड स्टोरी ऑफ हिज हाउस। हार्डली हैड आई गॉन देयर, मैं वहाँ पहुँचा ही था। हार्डली हैड का मतलब मुश्किल से, कि मैं मुश्किल से वहाँ पहुँचा ही था। मोहन कॉल्ड मी फ्रॉम द थर्ड स्टोरी ऑफ हिज हाउस, तो मोहन ने तीसरे माले से मुझे आवाज़ दी, पुकारा मुझे। ठीक है, देखिए इसकी हिंदी है, मुश्किल से ही मैं वहाँ पहुँचा कि मोहन ने तीसरे माले से मुझे आवाज़ दी। फ्रेंड्स, एज यू नो वेल, आपको पता होगा और नहीं तो सुनिए, हार्डली हैड के साथ कभी भी, ठीक है ना, हार्डली हैड आएगा तो हार्डली हैड के साथ हमेशा वैन आता है। हार्डली हैड का यूज़ करते हैं तो हार्डली हैड वैन। हिंदी है, मुश्किल से मैं वहाँ पहुँचा कि मोहन ने अपने मकान के तीसरे माले से मुझे आवाज़ दी। तो मुश्किल से के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो है हार्डली हैड वैन। हार्डली हैड वैन ये कंजक्शन है, तो हार्डली हैड अगर आप यूज़ कर रहे हो, फिर एक सेंटेंस खत्म होगा, फिर वैन लगेगा, तब दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। तो यहाँ वैन नहीं है, तो हार्डली हैड आई गॉन देयर, तो इस जगह हमको इंसर्ट करना है वैन। नाउ द सेंटेंस इज राइट। तो जब कभी हमें ये वर्ड यूज़ करना पड़े हिंदी में मुश्किल से ही, तो अकेला हार्डली हैड यूज़ ना करें, हार्डली हैड के साथ वैन का यूज़ होगा। हार्डली हैड की जगह स्केर्सली हैड भी आ सकता है। तो कई बार मतलब यहाँ पे अगर मैं स्केर्सली वर्ड लिख दूँ तो भी बात वही है। तो चाहे आप उसे हार्डली हैड बोलें या स्केर्सली हैड बोलें, इन दोनों केस के अंदर एक सेंटेंस खत्म होगा, फिर जब वैन लगेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस खत्म होगा। क्लियर? तो हार्डली हैड के साथ यहाँ वैन नहीं है, तो हमने सेंस लगा के हार्डली हैड आई गॉन देयर, मुश्किल से मैं पहुँचा, वैन मोहन कॉल्ड मी फ्रॉम द थर्ड स्टोरी ऑफ हिज हाउस, तब मोहन ने मुझे, कुल मिला के हार्डली हैड स्केर्सली हैड के साथ वैन का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हार्डली हैड के साथ यहाँ पे देन दे देंगे, THEN, तो आप देन हटा के वैन करें, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो वैन अपने मन से आपको लिखना है, और ये हार्डली हैड वैन का प्रयोग कहलाता है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट, वैन यू गो देयर, कहता है जब तुम वहाँ जाते हो, देन ही विल वेलकम, फिर वो तुम्हें वेलकम करेगा। ठीक है, ही विल वेलकम यू वेरी कॉर्डियली एंड फीस्टिव। कॉर्डियली मतलब बहुत अच्छे मतलब तरीके से। वैन यू गो देयर, जब तुम वहाँ जाते हो, देन ही विल वेलकम यू, फिर वो तुम्हारा स्वागत करेगा वेरी कॉर्डियली, खूब मतलब जब अच्छे तरीके से, एंड फीस्टिव, फीस का मतलब है दावत, और वो तुम्हें दावत भी देगा। ये सेंटेंस की हिंदी है। ठीक है, वंस अगेन आई एम गोइंग थ्रू द सेंटेंस, व्हेन यू गो देयर देन ही विल वेलकम यू वेरी कॉर्डियली एंड फीस्टिव। हिंदी, व्हेन यू गो देयर, जब तुम वहाँ जाओगे या जाते हो, देन ही विल वेलकम यू, वो तुम्हारा स्वागत करेगा वेरी कॉर्डियली, अच्छी तरह से, एंड फीस्टिव, दावत भी देगा। फ्रेंड्स देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। वैन के बाद अगर दो सेंटेंस आते हैं, वैन आ रहा है, दो सेंटेंस हैं, ठीक है, इस वैन की जगह आप इफ भी आ सकता है, क्लियर, अनलेस भी आ सकता है, और इसमें एज लॉन्ग एज भी आ सकता है, सॉरी, एज सुन एज आ सकता, एज सुन एज। क्लियर? तो जब कभी वैन या इफ या एज सुन एज और अनलेस के बाद दो सेंटेंस हो, तो इफ वाला सेंटेंस या वैन वाला सेंटेंस या अनलेस वाला सेंटेंस या एज सुन एज वाला सेंटेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। तो वैन वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ इफ भी आ सकता है, इफ यू गो देयर, राइट, ये भी आ सकता है अनलेस यू गो देयर, और ये भी आ सकता है एज सुन एज यू गो देयर। तो इन चारों में से कोई भी शब्द आ जाए, उसके बाद दो सेंटेंस होंगे, क्योंकि कंडीशनल है तो दो सेंटेंस होंगे ही होंगे। कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस आते ही आते हैं। तो जब कभी वैन, इफ, अनलेस और एज सुन एज के बाद, क्लियर, दो सेंटेंस आएंगे, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए गो आ रहा है, विल वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें विल अवश्य आएगा। तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस की मिस्टेक नहीं है,
या मिस्टेक ये है कि व्हेन के बाद इन्होंने देन भी दे रखा है, हमें सिर्फ डिलीट करना है, क्योंकि जस्ट टू join two of the sentences we need one conjunction and that when is already available, when is already there, तो when यहाँ पहले से ही है, ठीक है, इसलिए then हटेगा। what I said, just to join two sentences, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन एक चाहिए, ना कि दो। जिस तरह दो पेपर को चिपकाने के लिए गोंद की शीशी तो एक ही लाएंगे, सिमिलरली जस्ट टू जॉइन टू ऑफ द सेंटेंसेस वी नीड वन कंजक्शन, और इसमें when ऑलरेडी है इसलिए दूसरा कंजक्शन नहीं आएगा, तो देन को डिलीट कर देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। यहाँ हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, आ रहे हैं तो देन हटा दिया, नाउ सेंटेंस राइट। तो राइट सेंटेंस बिफोर यू, व्हेन यू गो देयर, यहाँ कॉमा आ जाएगा, ही विल वेलकम यू कॉर्डियली एंड फीस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, neither he nor his sister are known to me. Neither he nor his sister are known to me, though I have been living here for 30 years. Neither he nor his sister are known to me, though I have been living here for 30 years. हिंदी, ना तो वह ना उसकी बहन are known to me, मेरे से परिचित हैं। दो मीन्स हालांकि, दो और ऑल दो एक ही चीज होती है। दो का मतलब भी हालांकि, यद्यपि, और ऑल दो का भी। तो हालांकि आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 30 ईयर्स, मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो कहता है कि ना तो वो ना उसकी सिस्टर मेरे से परिचित हैं, जबकि मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो का डबल सब्जेक्ट का सेंटेंस आता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग और अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट लगता है। तो ये हिज सिस्टर सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे इसको डिलीट करके और इज करना पड़ेगा, ये हिज सिस्टर के हिसाब से आएगा। क्लियर? वंस अगेन, जब कभी नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो का डबल सब्जेक्ट का सेंटेंस आ जाए, ऐसे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट लगता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। So in these three of the cases, neither nor, either or, not only but also, helping verb is always used as per the second subject. तो second subject के अनुसार आप यहाँ लगाएंगे। हम देख रहे हैं his sister is singular, singular के साथ आर आएगा नहीं, so ठीक है, I delete, ठीक है ना, I deleted R and I insert is. Now the sentence is right. Clear? Friends, next sentence है, I pray to God to give me, I pray to God to give me that much as would suffice for my family. Once again I am going through the sentence, ध्यान से सुने। I pray to God to give me that much as would suffice for my family. हिंदी है I pray to God, देखिए डेट नहीं है, सेकेंड फॉर्म आ रही है, पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस है। जब हम हिंदी के या इंग्लिश के सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो हिंदी भी हम सही बोल पाएंगे, और जब हम हिंदी सही कर लेंगे तो उस सेंटेंस का सेंस पूरा का पूरा हमें समझ में आएगा, एंड ओनली देन इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट द एरर्स इन द सेंटेंस। सो वी मस्ट बी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट्स। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। तो आई प्रे टू गॉड, मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी, टू गिव मी, कि मुझे दें, दैट मच एज वुड सफिशिएंट फॉर माई फैमिली, मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मुझे दो इतना जो मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। आपने हिंदी में सुना होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो वो कि साईं इतना दीजिए, ये सने वही है। तो इतना दीजिए, तो यहाँ पे दैट ना करके एज का यूज किया जाएगा, तो ये यूज होगा एज मच एज। क्लियर? साईं इतना दीजिए, ठीक है, जितना मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो। तो इतना जितना के लिए हम लोग यहाँ पर दैट मच एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, दैट मच एज मच एज। तब इसकी हिंदी बनी आई प्रे टू गॉड टू गिव मी एज मच एज वुड सफिशिएंट फॉर माई फैमिली, कि मैंने मतलब ईश्वर से ये प्रार्थना करी कि मुझे इतना दो जो मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो। तो ये दैट मच एज नहीं होता,
as much as. Clear? Move to the next. The teacher reported to the principal trying to copy, I caught him. The teacher reported to the principal trying to copy, I caught him. हिंदी, टीचर रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल, टीचर ने, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म आ रही है, डेड नहीं आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वो या तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। इफ द फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये दो ही ऐसे टेंस हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते हैं। प्रेजेंट में डू डज नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म लगती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगता, सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से अपन समझें तो कॉन्सेप्ट जब सब क्लियर हो जाएंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आप खुद इन चीज़ों को समझ सकेंगे एंड आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, द टीचर रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल, टीचर ने प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया ट्राइंग टू कॉपी, आई कॉट हिम। अब ये जो सेंटेंस है ना, ट्राइंग टू कॉपी, आई कॉट हिम, ये अधूरा सेंटेंस है, इसका सेंस नहीं निकल रहा है। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? टीचर ने प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया ट्राइंग टू कॉपी, टीपने की कोशिश, मैंने पकड़ लिया, तो ये टीपने की कोशिश इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो हमको क्या करना है इसमें, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा सेंस पूरा करने के लिए when he was trying to copy, I caught him। अब ये सेंटेंस का सेंस पूरा हो गया। तो टीचर रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कॉपी, आई कॉट हिम, कि जब ये बच्चा टीपने की कोशिश कर रहा था मैंने इसे पकड़ लिया। क्लियर? तो अब ये सेंस क्लियर है, तो हमें यहाँ पे सेंस के हिसाब से इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल के बाद ट्राइंग से पहले व्हेन ही वाज, तो अब ये सेंटेंस सेंस वाला हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस बिफोर यू, द टीचर फूलिशली क्राइड आउट टू द बॉय टू सी हिम बिहाइंड द पीरियड। टीचर फूलिशली क्राइड आउट टू द बॉय, ठीक है, टू सी हिम बिहाइंड द पीरियड। कोई टीचर है, उसे गुस्सा आ गया, तो वो बहुत ही मतलब ना, यहाँ फूलिशली से मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो गुस्से में आके चिल्लाया, मूर्खता से चिल्लाया। ठीक है ना, क्राइड आउट टू द बॉय, उस लड़के पर, टू सी हिम बिहाइंड द पीरियड, कि तेरे को इस पीरियड के बाद में देख लूंगा। एक धमकी भरा सेंटेंस है। फ्रेंड्स, बिहाइंड द पीरियड नहीं होता, यहाँ होगा आफ्टर द पीरियड। तो डिलीट बिहाइंड एंड इंसर्ट आफ्टर, क्योंकि बिहाइंड जो होता है वो किसी भी चीज़ की स्थिति, पोजीशन शो करने में काम आता है। और हम बात करें पीरियड के बाद, तो पीरियड के बाद रिलेटेड टू द टाइम, तो टाइम के लिए फिर हम आफ्टर यूज करेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वी हैव टू डिलीट बिहाइंड एंड वी हैव टू इंसर्ट आफ्टर। ठीक है, अब इसकी हिंदी बन रही है, टीचर बहुत मतलब गुस्से में चिल्लाया लड़के पर कि मैं तेरे को इस पीरियड के बाद देख लूंगा, ना कि पीछे। तो पीरियड इज नॉट कोई ऐसी चीज़ जिसके पीछे ऐसे देखेंगे, नहीं। तो यहाँ पे बिहाइंड की जगह आफ्टर आ जाएगा। फ्रेंड्स, सेकेंड लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, माई फादर आस्क्ड माई मदर टू डिवाइड दिस मैंगो among Ram and Sita. My father asked my mother to divide this mango among Ram and Sita. फ्रेंड, यहाँ among प्रीपोजिशन गलत यूज़ किया गया है, क्योंकि जब दो जने होते हैं तो बिटवीन का यूज़ किया जाएगा। क्लियर? क्योंकि राम और सीता में मतलब जब वो मैंगो बांटना है, तो माई फादर आस्क्ड माई मदर टू डिवाइड दिस मैंगो among नहीं, बिटवीन राम एंड सीता। So for two we have to use between. Now the sentence is correct. यहाँ preposition की मिस्टेक है, दो के लिए between लगता है, और अगर दो से ज़्यादा है तो वहाँ फिर among का यूज़ किया जाएगा। Clear? Friends, the very last sentence is before you. We went there by train and came back by foot in the night. ठीक है, he went there by train. कोई व्यक्ति है वो ट्रेन से गया, and came, और वो वापस आया, and came back by foot इन द नाइट। फ्रेंड, फूट शब्द के पहले प्रीपोजिशन फिक्स है, ऑन, चाहे वो फूट हो चाहे इसका प्लूरल फीट हो। लेकिन जब कभी फूट वाला वर्ड को यूज़ करोगे, सिंगुलर और प्लूरल, आपको उससे पहले जो भी प्रीपोजिशन आती है उसको डिलीट करना है और आपको ऑन लगाना है। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। तो ही वेंट देयर बाय ट्रेन एंड केम बैक ऑन फूट इन द नाइट। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये 10 सेंटेंस से एज यूजुअल जैसे हम आपको लेके चल रहे हैं,
ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को आप मतलब जो है अच्छी तरह समझें, बिकॉज आज नहीं तो कल नहीं, जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ेंगे तो ये टॉपिक तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अगर हम रोज़ 10 सेंटेंस को अच्छी तरह सुन लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, इतनी सारी मिस्टेक्स जो रोज़ बताई जा रही हैं ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग या ड्राफ्टिंग के टाइम पे इस तरह की मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, ठीक है। और जब कभी आपको इंटरव्यू के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एरर स्पॉटिंग आएगा तो उस समय इट विल वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।